नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं चीन की। जी हां, आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन और अमेरिका को व्यापार सौदे को लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। चीन का कहना है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार चीन पर बयानबाजी कर रही हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो जनवरी में हस्ताक्षर किए गए समझौते को लेकर एक बार फिर से विचार करने जा रही हैं। ये भी आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों को समानता और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। और वहीं सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर सऊदी अरब ने ईद के मौके पर कोई भी छूट नहीं देने का फैसला किया है। इन दिनों रमजान का महीना चल रहा है और महीने के आखिर में ईद है। ऐसे में सऊदी अरब ने ईद के मौके पर देश में 5 दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब सऊदी अरब में 23 मई से 27 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सऊदी अरब में फिलहाल सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है। आपको ये भी बता दें कि सऊदी में ईद के मौके पर 5 दिन की छुट्टी रहेगी। सऊदी अरब का मक्का शहर पहले से पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है। इस शहर में ही 9,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं कोरोना के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अर्थव्यवस्था को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये भी जानकारी मिल पा रही है कि न्यूजीलैंड में गुरुवार से मॉल, सिनेमा हॉल, कैफे और जिम खोल दिए जाएंगे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया ने धार्मिक समारोह और सामुदायिक खेलों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। वहीं फ्रांस में भी 8 हफ्ते के बाद सोमवार से दुकानें, कारखाने और अन्य व्यवसाय फिर से खुल गए हैं। और अब बात करते हैं भूकंप की। जी हां, आपको बता दें कि नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि यह भूकंप दोलखा जिले के आसपास के क्षेत्र में आया था। आपको ये भी बता दें कि 3 दिन पहले भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रविवार की दोपहर को दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक महीने के अंदर तीसरी बार राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके आए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई है। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को लगातार 2 दिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और अब बात करते हैं भारत की। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विस्तार से जानकारी दी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये गारंटी का विषय जो आपने उठा रहे हैं कि बैंक से भी मांग था, उसके लिए तो आज गारंटी का विषय भी हमने घोषणा कर चुके हैं। सो उसके कारण हम ये मानते हैं कि बैंक्स में थोड़ा और तैयारी होगी। मगर वैसे भी पिछले एक सप्ताह से बैंक सेक्रेटरी इधर देवाशीष पांडा जी हैं, लगातार कितने बैंक से क्रेडिट जा रही है, किन को जा रही है, एमएसएमई की जा रही है, रिटेल सेक्टर को जा रहे हैं, ये विषय हम फिनेंस मिनिस्ट्री के हैंडल से और पीआईबी के द्वारा भी जानकारी देते आ रहे हैं। इसमें हम स्पष्टता से ये समझें कि बैंक्स लोन देने से संकोच नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन किए हुए लोन्स हैं जिसमें बैंक का ये कहना है कि सैंक्शन करने के बाद भी कस्टमर आकर के लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम आकर लेंगे, प्लीज तब तक आप पैसा रिलीज ना करें। ऐसे रिक्वेस्ट कस्टमर रख रहे हैं बैंक के सामने। मैं ये नहीं कह रही सभी कस्टमर्स ऐसे बोल रहे हैं, मगर ज्यादातर कस्टमर्स ये बोलने की वजह से सैंक्शनड लोन का विवरण हम दे रहे हैं हर 2 दिन के एक बार, फिर भी वो अमाउंट रिलीज क्यों नहीं होता। और ये भी प्रश्न उठते हैं कि
क्यों बैंक्स रिवर्स रेपो में रिजर्व बैंक में लगातार पैसा डाल करके आ रहे? कारण यही है कि सैंक्शन करने के बाद भी क्लाइंट्स उनके अपने चॉइस पर कह रहे हैं कि लॉकडाउन निकालने के बाद, हटने के बाद हम पैसा रिलीज करवाएंगे आपसे। सो ये भी है विषय, हम इसका पूरे हर पहलू अंडरस्टैंड करने का आवश्यकता है। योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा किस तरह से वित्त मंत्री ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और किस तरह का ये पैकेज रहेगा, इसको लेकर भी कई तरह की घोषणाएं की गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे MSME सेक्टर को नई ताकत देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल को ग्लोबल बनाने के आह्वान का स्वागत करते हैं। MSME सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इस घोषणा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। MSME सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक MSME सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में इस वक्त कोरोना के कुल मिलाकर 74,281 मरीज मौजूद हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 24,386 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 2,415 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान सामने आ चुका है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हर प्रदेश के उनके सहयोगी अधिकारियों के साथ पिछले काफ़ी दिनों से लगातार हम लोग अलग अलग विस्तार से मीटिंगें कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हमने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी, उनके सभी स्वास्थ्य के अधिकारी और उनके साथ साथ उनके कई जो कलेक्टर हैं उनके साथ विस्तार से मीटिंग की है। यहाँ पर NCDC के माध्यम से जो हमारी बारीक ऑब्जर्वेशंस हैं पंजाब के बारे में और नॉन कोविड बीमारियाँ और नॉन कोविड जो प्रोग्राम हैं, जैसे टीबी का प्रोग्राम है, जैसे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब के बारे में उनसे विस्तार से हमने अपनी तरफ से जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो दी हैं। उनकी बात को विस्तार से समझा है और ख़ासकर जो सारे देश में और पंजाब में भी अभी माइग्रेंट लेबरर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनके संदर्भ में और जो इससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के विषय हैं, इससे जुड़े हुए जितने क्वारंटाइन के विषय हैं, जो आरोग्य सेतु ऐप का विषय है, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है कि हमारे देश में बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत गहराई और सच्चाई से हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सभी लोग मिलकर समाज के सहयोग से हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें निश्चित रूप से हमको एक
निर्णायक विजय जो है प्राप्त होगी। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह की तमाम तैयारियां लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो कोरोना का नया हॉटस्पॉट यहां जेल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये भी आपको बता दें कि यहां 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फिलहाल 100 कैदियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल जेल में एक कैदी की 9 मई को कोरोना के चलते मौत हो गई थी। ये भी आपको बता दें कि अब तक शहर में 7077 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी भी चीज की एक भी शिकायत सुनी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं राशन या योजनाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं सुनना चाहती हूं। ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल ही कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार को तत्काल प्रभाव से पर्यावरण विभाग में स्थानांतरित किया था। साथ ही महाराष्ट्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सहायता मांगी है। इसके चलते महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य की पुलिस की सहायता के लिए 20 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की मांग कर दी है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कोरोना महामारी और इसके प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस लगातार मेहनत कर रही है और पुलिस इन दिनों बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर रही है। अभी ईद आने वाली है। हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस काम के बोझ तले दबे और घबरा जाए, इसलिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी गई है। और साथ ही अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें, जिस तरह से ये सहायता मांगी गई है उसके बाद केंद्र सरकार ने सहायता देने के लिए हामी भर दी है। जिस तरह की मांग की गई है सीआरपीएफ के जवानों की, उनकी कंपनियों की, इसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि तमाम जो बल हैं उन्हें तुरंत ही महाराष्ट्र के लिए रवाना किया जाएगा। और वहीं प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों का शोषण बंद किया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दिल्ली से बिहार के लिए 3 ट्रेन आज जा रही है और जैसे पहले हम लोगों ने किराया दिया था वैसे ही इन 3 ट्रेनों में भी जो यात्री जा रहे हैं उनका किराया दिल्ली की सरकार दे रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है। और जो बातें ये कही गई थी अब तक कि 85% केंद्र सरकार किराया देगी और 15% राज्य सरकार किराया देगी, वो पूरी तरीके से झूठ साबित हो रही है। हमने पहले भी देखा और आज भी हम यही देख रहे हैं, जो संबंधित राज्य है वो किराया देता नहीं और 2 रास्ते फिर बचते हैं। रेलवे कहता है पहले किराया दो तब हम यात्रा करने देंगे, तो या तो मजदूर किराया दे जिसके पास इस समय पैसे नहीं, 2 वक्त के खाने के लिए वो परेशान है, या फिर सरकार किराया दे। तो फिर उस स्थिति में दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है कि मजदूर भाइयों पे, गरीब लोगों पे जो 2 वक्त की रोटी के लिए इस समय परेशान हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनसे हम किराया ना लेके सरकार अपनी ओर से किराया दे रही है। बिहार जहां पे ये ट्रेन जा रही है उस राज्य से किराया नहीं दिया जा रहा है, पहले भी नहीं दिया गया, अभी भी नहीं दिया जा रहा है। एक खबर मैंने पढ़ी कि सूरत से कानपुर जाने वाले यात्रियों से 650 रुपए लिया गया। अब अगर 15% किराया लिया जा रहा है तो पहली बात राज्य सरकार से रिम्बर्स करे केंद्र सरकार, जिस राज्य में ट्रेन जा रही है, बाद में उनसे रिम्बर्स कर ले, जितने यात्री हों उसके हिसाब से पैसा ले ले। अब राज्यों से पैसा नहीं लेके अगर ये नियम लगाएंगे कि मजदूर से पहले पैसा लेना है, तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पायल बेचनी पड़ रही महिलाओं को किराए के लिए। किरायों के नाम पे लोग शोषण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सूरत में 1,16,000 रुपए ले लेता है। जब दोबारा वो लोग पैसा मांगने गए, झारखंड के लोग थे, उन मजदूरों को बुरी तरीके से पीट के लहूलुहान कर दिया। तो दलाली खाई जा रही है टिकट के नाम पे, परेशान किया जा रहा है मजदूरों को। आप एक नियम बनाइए ना, जिनका नाम सूची में है उनसे कोई किराया ना लिया जाए।
तो जो मजदूरों का शोषण हो रहा है किराए के नाम पर, यह बंद होना चाहिए और इसमें तत्काल रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, वरना ये एक सिर्फ दिखावा मात्र है, झूठी बयानबाजी और कोरी बयानबाजी है। और 15% भी अगर आप ले रहे हैं तो 15% 650 रुपये कैसे हुआ सूरत से कानपुर का किराया? या फिर जो पिछली ट्रेन हमारी गई थी जिसमें 550 रुपये लिया गया था दिल्ली से मुजफ्फरपुर, तो दिल्ली से मुजफ्फरपुर का 15% 550 रुपये कैसे हो गया? तो मुझे लगता है कि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है और इसके कारण से मजदूर वर्ग बहुत परेशान। और वहीं पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोबिंदगढ़ के खालसा स्कूल में उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का खतरा पैदा हो गया जब देखते ही देखते हजारों की संख्या में अपने अपने राज्यों की तरफ जाने वाले प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए। आपको बता दें कि आज सरहिंद रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन रवाना होनी थी। प्रशासन की तरफ से प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए स्टेशन लाना था। इस पर प्रवासियों ने बताया है कि उन्हें यहाँ फोन करके बुलाया गया है और जब वो पहुंचे हैं तो कहा गया है कि बिहार के लिए कोई गाड़ी नहीं है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। सर मैं मतलब बिहार का हूँ बट मेरे को दिल्ली जाना है। मैं वहीं स्टडी करता हूँ बट मैं अपने भैया के पास आया था घूमने के लिए। तो सर ना कोई साधन है ना कुछ, पैदल जाओ तो प्रशासन मारती। प्रशासन को हक है मारने का? जब बंदा सरकार से तो कोई साधन नहीं मांग रहा है, पैदल या साइकिल से जा रहा है तो उन्हें मारने का क्या हक है? प्रशासन जा तो लाठियां मार रही है वहाँ पे। और उसके बाद सर एक्चुअली ट्रेन से तो मेडिकल बनवाओ जो तो लंबी लंबी लाइनें लग रही है सर, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, कुछ पुलिस वहीं रह रही है, सब लोग वहीं रह रहे हैं। आप यहाँ इकट्ठे हुए हो? हाँ कैसे हुए हो? सर एक्चुअली हमें कॉल आया था। कॉल आया था, हमें बोला गया मॉर्निंग में कि आप लोग 3 बजे आके यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में वो आर्यवर्त कोई स्कूल था सर, वहाँ पे आए तो वहाँ पे बोले कि हाँ मैदान में चले आओ। हम लोग चले आए। एक्चुअली सर ये मेरा मेडिकल है, मेडिकल करने वाले हो? सर मैं एक्चुअली बिहार का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ कहाँ पे? सर यहाँ मैं यहीं रहता हूँ, अम्बे माजरे में। 4 मई को मेडिकल फार्म लिया हमने। कल 11 तारीख का कॉल आया जो आप 13 तारीख को 5 बजे आ जाना, पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आ गए। फिर हम लोग अभी भी कॉल किया 10 बजे, तो मैम क्या बोल रही हैं जब आपको बुलाया गया तभी तो आप आए हैं, यानी गाड़ी जाएगा, आप वहीं रुके रहे। ठीक है। पूरे हम लोग बारिश में भी बहुत परेशानी यहाँ पर हम लोग देखें, मगर अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और सर अभी मैडम ने बोला कोई ट्रेन नहीं है। अभी भी हमने कॉल किया नंबर से, बोल रही है आप गाड़ी जाएगा। आप बताइए। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਉਹ ਗੋਰਖਪੁਰ ਖੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੋਰਡ ਕਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1000 ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੰਗਰ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋਦਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1000-1500 ਦੀ ਜਾ ਪਾਊਗੀ ਜੀ? ਫੋਨ ਸਿਰਫ 1000 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 7 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 7 ਬੱਸਾਂ ਐਟ ਅ टाइम। तो आपने देखा किस तरह से तमाम प्रवासी यहाँ अपनी मुश्किलों के बारे में बात करते हुए नजर आए और साथ ही एसडीएम के द्वारा भी यहाँ पर जानकारी दी गई है किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन रवाना हुई है, न कि बिहार के लिए। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। इसी खबर पर हम विस्तार से जानकारी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आपको बता दें कि सरहिंद रेलवे स्टेशन से आज श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन 930 प्रवासियों और विद्यार्थियों को लेकर रवाना हो गई, जहां अपने राज्यों की तरफ जाने वाले यात्री काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और साथ ही उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी किया है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि पंजाब सरकार की तरफ से सभी प्रवासी लोगों को ट्रेन के माध्यम से निःशुल्क उनके राज्यों पर पहुंचाया जा रहा है। खरड़ से हो और हम मणिपुर जा रहा है। अभी हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने हम मदद करके हम अभी सरहिंद स्टेशन पे ट्रेन स्टेशन, हम पंजाब गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया है। हाय, मेरा नाम है प्रणय खिमिरे। मैं पंजाब रेमट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और यहाँ से मैं असम का हूँ, असम जा रहा हूँ। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को बेहद सुविधा दे रहे हैं, हम खुश है। ਮਨੀਪੁਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ
ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਚੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਚੋਂ, ਬਾਕੀ JNK ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਹਿਮਾਚਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 930 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਸਤੀ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋर्डिंग शुरू होगी। और पंजाब के बाद चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में अब भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा की गई है। ये भी आपको बता दें कि बैठक में ये फैसला लिया गया है कि स्वाध्याय शिक्षण परिषद परिसर नालंदा परिसर का नाम अब डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे शिक्षण परिसर होगा। पद्मश्री डॉक्टर महादेव प्रसाद राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अब उन्हीं के नाम पर इस शिक्षण परिसर का नाम रखा गया है। और वहीं छत्तीसगढ़ में हर साल 5 लाख टन महुआ का उत्पादन किया जाता है, जिसका प्रयोग स्थानीय लोग खाने और शराब बनाने के लिए करते हैं। कोरोना की वजह से वन उपज मंडल के अधिकारियों ने महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से नई पहल की शुरुआत कर दी है, जिसमें महुआ का देसी सैनिटाइजर बनाने का फैसला इसमें लिया गया है। ये भी आपको बता दें कि इसके लिए जशपुर में प्लांट का निर्माण भी किया गया है, जहां 3000 लीटर सैनिटाइजर तैयार किया जाएगा। आप जानते हैं कि लघु वनोपज छत्तीसगढ़ में होता है। लगभग 5 लाख क्विंटल का वनोपज महुआ का हमारे राज्य में होता है और उसका ज़्यादातर खपत जो है वो गांव में लोग खाने और उसके शराब बनाने में लगाते थे। तो ये पहली बार जब इसकी अभी सैनिटाइज़र्स की उपयोगिता देखने में आई तो जशपुर के जो कलेक्टर और DFO हैं उन्होंने वहाँ के जो स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह की मदद से वो अभी उन्होंने बनाना शुरू किया है और लगभग 3000 लीटर पर मंथ की कैपेसिटी का उन्होंने अभी प्लांट डाला है और हाल ही में ये सैनिटाइज़र आना शुरू हुआ है। और राज्य सरकार को हमने लिखा है कि इसको जो कम से कम जो हमारे राज्य के कार्यालय हैं और जो दूसरे सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह में इसको करें। WHO के सारे नॉर्म्स जो हैं वो उसका पालन इसमें किया गया है और इसका जो लाइसेंस है उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है और ड्रग नियंत्रक जो हैं उनको किया गया है। जैसे ही उनकी अनुमति प्राप्त होती है तो इसका उपयोग हम कॉमर्शियली प्रारंभ कर देंगे। छत्तीसगढ़ में प्रतिभा और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इस बात की यहाँ की महिलाओं ने साबित भी करके दिखाया है। महामारी से लड़ने के लिए इन्होंने महुआ से हैंड सैनिटाइजर बनाकर देश को समर्पित किया है। कैमरामैन संतोष साहू के साथ राजशेखर। तो महिलाओं के द्वारा और प्रशासन के द्वारा एक अच्छी पहल यहां पर कर दी गई है। वहीं राजस्थान के कोटा की अगर बात की जाए तो राजस्थान के कोटा के नमाना कस्बे में सरकारी गेहूं खरीद केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों में खरीद केंद्र के लिए कांटा खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था, जो राजफेड कंपनी की तरफ से सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र शुरू किया गया है। वहीं इस उद्घाटन के दौरान अर्बन बैंक के चेयरमैन सतीश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि सरकारी गेहूं खरीद केंद्र की शुरुआत और कांटा खुलते ही क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के तुलसी नगर कंजर डेरा में रविवार को भीड़ लगाने से मना करने पर कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया था। इसमें महिलाओं ने पत्थरबाजी भी की थी। पुलिसकर्मियों ने वहां से भागकर अपनी जान भी बचाई थी। हमले में 3 दरोगा, 2 महिला और 2 पुरुष सिपाही जख्मी भी हो गए थे। मामले में 6 महिलाओं समेत 13 हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस मामले में एक नया खुलासा भी हो चुका है, लेकिन ग्राउंड जीरो
पर हालात विपरीत हैं। यहाँ ग्रामीणों ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया है। गांव वालों का कहना है कि एक दिव्यांग पंक्चर की दुकान खोलकर साइकिल का पंक्चर ठीक कर रहा था। उसी दौरान एक दरोगा समेत 2 सिपाही गाड़ी से वहां पर पहुंच गए और दुकानदार से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। 3 बजे लड़कियां हमारे पुलिस वाले इतना गए बोले अंदर जाओ अंदर जाओ। हाँ। तो लड़कियां मेरी खड़ी थी अंदर ही। हाँ। अंदर से किबाड़ा लगाए थे गेट लगा के आँच के लात मार के तीनों निकाल के और जीप में डाल लिया और मारा बहुत। अच्छा, 4 लड़कियां 4। क्यों पुलिस इस तरह से क्यों मार रही है आप लोगों को? पता नहीं जाने किसी कोई बात मतलब ऐसे थी, बात इससे भाई थी बगल वाले से थोड़ी सी बात भाई थी, ज्यादा ईंट पत्थर चले थे। हाँ। ना कोई ज्यादा लड़ाई भाई थी, कोई बात नहीं ज्यादा थी। जिस समय यहाँ झगड़ा हुआ था पुलिस से, हाँ। पुलिस से विवाद था, उस समय आप थी यहाँ पे? हम लोग, हाँ आप थी? सब लोग देख रहे थे, कोई क्या उस समय क्या ईंट पत्थर चलाए थे यहाँ के लोग? नहीं, ईंट पत्थर नहीं चले। साहब हुआ ये है कि पुलिस ने लेडीजों को और जेंट्सों को लटिया के मारा और पकड़ के 18-20 आदमियों को बंद कर दिया। क्यों? ये पुलिस ने जबरदस्ती करके, यहाँ छोटा मोटा हल्ला दुमार हुई, ना कोई मारकूट हुई पुलिस से, ना कुछ। पुलिस ने ड्रामा कर अपने हाथों में अपने पट्टी बनवा ली। अभी उनकी चेक कर ली जाए तो उनके चोटें नहीं हैं। ये झूठी सारी बातें। जी। लड़का तीरन नाम था, वो साइकिल संभाल रहा था, पंचर था। एक और लड़का था, उसका मंगल नाम है, वो साइकिल लेने गया, किराए की साइकिल लेने गया। वो 2 पुलिस वाले आए, उनको मारने लगे तीरन के साथ। बलमान उधर से आया साहब, तो उनको मना किया, हटा दिया, कोई मारकूट नहीं। एक औरतिया थी बलमान के घर में भाई थे, तो वो हो गई साहब बेहोश, उनके मार देख के वो हो गई बेहोश। चले गए साहब, कोई नहीं, पुलिस वाले चले गए, वो भी चला गया। उसको लेके गए अस्पताल साहब। जो लड़की कमल उसके तीरन के घर में थी, उसको ले गए अस्पताल साहब। वो अस्पताल लेके चले गए साहब, वहाँ ही पुलिस वाले पकड़ लिया जाकर उन लोगों को अस्पताल से। हाँ, वही बाहर निकलते पकड़ लिया था। और फिर साहब एक पुलिस वाले अपनी पट्टी अट्टी करा के लाए साहब। ये कोई न मारकूट हुआ, न ईंट गुर्रा चला, कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे पुलिस वालों के साथ कोई मारकूट कोई नहीं साहब, कुछ नहीं। ये पट्टी जो बंधी है साहब, ये नकली है। ये घटना आज सुबह 10:30 बजे की कस्बा और थाना क्षेत्र रसूलाबाद की है। SSI कोतवाली रसूलाबाद अपनी टीम के साथ जब लॉकडाउन सुनिश्चित कराने के लिए निकले, तो उन्होंने और उनकी टीम ने देखा कि 7-8 व्यक्ति अनावश्यक रूप से एक दुकान पर जमा है और उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखे थे। उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जब इन लोगों को रोकता की गई, तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में ये लोग आक्रामक हो गए और इन्होंने पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई। सभी पुलिसकर्मियों का मेडिकल करा लिया गया है, सभी के साधारण चोटें हैं और सभी अपने कामों पर लौट गए हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं। इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है और उनकी संलिप्तता के आधार पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और वहाँ पर फिलहाल शांति। तो आपने देखा जनता का क्या कुछ कहना है। हालांकि पुलिस कर्मी जो हैं वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है, लेकिन वाकई में अगर इस तरह की हरकत यहाँ पर की जा रही है पुलिस कर्मियों के द्वारा, तो ऐसे में पुलिस महकमा बदनाम ज़रूर होता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।